हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपके स्क्रीन पे जो पेपर शो हो रहा है ये जामिया क्लास 11th एंट्रेंस कॉमर्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसकी डेट ऑफ एग्ज़ाम 13 अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम हुआ है। और इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे क्योंकि जो गूगल्स के आंसर्स जो होते हैं वो कभी कभी गलत हो जाते हैं और बच्चों इसकी वजह से बच्चे भी परेशान होते हैं। तो हमारा जो आंसर कीज़ होगी ऑलमोस्ट इंशाल्लाह ताला 100% ऑथेंटिक होगी और वो उस आंसर कीज़ पे आप बिलीव कर सकते हैं। तो आपके पास जो कार्बन कॉपी है OMR शीट की, आप अपने स्कोर को ज़रूर चेक करें। हम सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास डिफरेंट सेट है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं सर आप सभी सेट को सॉल्व कर दें, पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आप चेक कर लें। और ये जो बच्चे जिन बच्चों को अगर कमिंग ईयर में देना है एंट्रेंस एग्ज़ाम, और वो पेपर भी हमारा डाउनलोड कर लें, हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा सभी पेपर को। इसके इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली एक बार आप रीड कर लें। मैं ज़रा से ब्रीफ बहुत जल्दी से मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, इसमें जो सेक्शन वाइज की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे। तो जो हमारी टीम ने एनालिसिस किया है, इसके जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट टू टफ थे, इजी नहीं थे। कुछ क्वेश्चन 2, 4, 5 इजी थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन को हम कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ। कुछ क्वेश्चन बहुत ट्रिकी भी थे, सर कह रहे थे। और जीके के 10 क्वेश्चंस आए थे, ये इजी टू मॉडरेट थे। मैथ्स के क्वेश्चंस मैं ही अभी सॉल्व करूंगा और ये इजी क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये क्वेश्चन जो मैथ्स में आए हुए हैं ये PYQs थे, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। और जो जामिया अपना बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है उसके भी क्वेश्चन थे इसमें। तो मैथ्स को हम कह सकते हैं इजी। और जो 4th सेक्शन हमारा है सोशल साइंस का है, देयर आर 40 क्वेश्चन फ्रॉम सोशल साइंस सेक्शन। तो इसमें इसको अगर हम कहें तो ये हमारा इजी टू मॉडरेट है। तो ये जो सेट ए है ये सर सॉल्व करेंगे। आप प्लीज़ सर अब इसे कंटिन्यू कर लीजिए और मैथ्स का सेक्शन मैं सॉल्व करूंगा। हेलो स्टूडेंट, तो हम इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस करेंगे। जैसे कि सर ने आपको बताया था, तो मैं इंग्लिश और सोशल साइंस और जो जीके का पोर्शन था उसे मैं डिस्कस करूंगा। तो इंग्लिश का जो पेपर था, अगर हम वैसे देखें तो जो फिल इन द ब्लैंक्स का है वो तो समहाउ इजी है, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन जो पार्ट है आपका नरेशन का वो काफ़ी टफ था। बेसिकली जो 11th में पढ़ रहा है उसके लिए काफ़ी टफ है, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पे कुछ रूल थे, जैसे क्वेश्चन है आई स्पेस, फर्स्ट क्वेश्चन है आई स्पेस दिस पिक्चर मेनी टाइम्स। अब ये जो मेनी टाइम्स लिखा हुआ ना, यहाँ पे अगर एक रूल है कि अगर मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, अगर ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ है तो वो टेंस किस में रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है। तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव सीन दिस पिक्चर मेनी टाइम्स। सेकंड क्वेश्चन आपका वेरी लॉन्ग नॉवेल्स इंटरेस्ट में। अब इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉवेल्स लिखा है। नॉवेल्स है तो इंटरेस्ट आएगा, अगर नॉवेल होता तो इंटरेस्ट आता। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन सेकंड में। बाय द टाइम ही अराइव्स, बाय द टाइम ही अराइव्स आई शैल हैव फॉलन आ स्लीप, आई शैल हैव फॉलन आ स्लीप। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। एंड क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन स्टार्टेड आफ्टर द चीफ गेस्ट, द फंक्शन स्टार्टेड, ठीक है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इधर पास्ट परफेक्ट में रहेगा, हैड अराइव्ड आएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट में है तो इधर आफ्टर के पहले अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आप आफ्टर के बाद क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। इसका रूल है, अच्छे से अगर हम डिस्कस करेंगे टाइम लगेगा। तो फिलहाल आप बस ऑप्शन पे ही फोकस करिए। ही विल गिव यू अ कॉल एज सुन एज ही अराइव्स, एज सुन एज ही अराइव्स। अब इसमें है कि अगर एक पोर्शन जो है वो फ्यूचर में है, दूसरा पोर्शन प्रेजेंट में रहता है, तो ये इसमें रूल था। अब कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे ओवरफ्लो होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। तो ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड होता है। लोगों को लगता है फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है तो ओवरफ्लो ओवरफ्लू ओवरफ्लोन होगा, नहीं। ओवरफ्लो ओवरफ्लोड ओवरफ्लोड होता है। ब्रॉडकास्ट 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 होता है, ठीक है। टेलीकास्ट 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 होता है। ये वर्ड होते हैं, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ओवरफ्लो। तो यहाँ पे ओवरफ्लोड होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। अब इसमें पूछा गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूजिंग ऑफ मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी एंड एक्विटेड हिम। एक्यूजिंग नहीं, एक्यूज्ड आएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम द सेट्स 1 to 4
बिलो आइडेंटिफाई टू सेट दैट वर्ड आर अपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर। यहाँ पे आपका अपोजिट पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका अंटोनिम्स पूछा गया है। अमेजिंग, इनक्रेडिबल सेम होता है। परसीव का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, और ओवरलुक मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना। तो आपका पहला ये वाला सही है। एक्सपीरियंस और विजडम दोनों एक तरीके से सिनोनिम्स ही हैं, और इंक्लूसिव और पार्शियली दूसरा ऑप्शन आपका ये सही है। तो सेकंड और फोर्थ यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। आई स्पेस थॉट दैट दिस टाइम आई केम हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आई केम हियर, आई शुड हैव थॉट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, स्पेस यू पास मी द पेन प्लीज, कुड यू पास मी द पेन प्लीज, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर सिस्टर स्पेस ऑफन कंप्लीट। अब ऑफन है तो ऑफन मतलब ऑफन ये कुछ ऐसे वर्ड है जो आपके हैबिचुअल एक्शन में आते हैं, तो इसके साथ हमेशा विल आएगा। ये क्या आएगा? विल आएगा। हर सिस्टर विल ऑफन कंप्लेन अबाउट हर अनयूजुअल बिहेवियर व्हेन वी मेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ यू डोंट लीव I space still be care for you, I will still care for you, I will still care for you. A flock of sheep always moves together. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, a number of dancers are coming, ये प्लूरल हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ इज 30, ये सिंगुलर रहेगा, ठीक है, इज 30। द ट्रूथफुल इज ऑलवेज ट्रस्टवर्दी। क्वेश्चन नंबर 17 है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर टुनाइट एंड द फ्यू स्टूडेंट्स who attended the lecture were quite engaged। अब इनमें ना एक्सप्लेनेशन है, a little, the little, few, a few, the few, इनके लिए काफ़ी टाइम लगेगा जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। वो अगर आप लेक्चर देखेंगे तो ही समझ आएगा ये यहाँ पे क्या आएगा। सी मस्ट अवॉइड द हिट आर्गूमेंट, सी मस्ट 19th में आपका ए होगा। अलाइस सेड आई वॉन्ट यू टू सिंग, अलाइस आस्क्ड मी टू सिंग, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। अनिल सेड हु विल कम विद मी, इसमें आएगा अनिल आस्क्ड हु वुड गो विद मी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। तो हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, आई सेड अलास माई पेट डाइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और ये माई कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे जाएगा, तो माई के हिसाब से यहाँ पे माई आना है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। एंड मधु सेड मॉम कैन आई प्लीज़ गेट अ न्यू ड्रेस। ये काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें अगर हम सही से करेंगे तो कुछ सही यहाँ पे बनता ही नहीं है। इस क्वेश्चन में एरर हम मान सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर वैसे हम देखें तो मधु रिक्वेस्टेड हर मॉम दैट शी शुड गेट अ न्यू ड्रेस, ये होगा नहीं। मधु रिक्वेस्टेड हर मॉम टू गेट हर अ न्यू ड्रेस, अगर सही होगा, अगर वो मानते भी हैं तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। अगर वो मानेंगे तो बी ही सही मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई सा भी सही नहीं है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। एंड राम सेड मोहन यू मे गो होम, यानी राम अलाउड मोहन टू गो होम, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। Amit's father said Amit leave my room at once, Amit's father ordered Amit to leave the room immediately, option A will be the correct one। अगर हम जीके का देखते हैं, TRAI, ये जो है आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड, ट्राई जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड है। द विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका कन्याकुमारी में, विवेकानंद जो है इनका बेलूर मठ से भी इनका थोड़ा सा वो कनेक्शन है, बेलूर मठ से। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2024, निहान हिंडनको को जो है इस बारी का नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। इसके पहले वाले में नरगिस मोहम्मदी को मिला था, और 2014 में मलाला यूसुफजई को मिला था। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न, इंदिरा गांधी को पहली वीमेन है जिनको भारत रत्न मिला था। अगर हम मेल की बात करें तो सी.डी. देशमुख, सी राजा गोपालचारी, सी.वी. रमन, ये 3 लोग हैं जिन्हें उस टाइम पे पहली बारी 19 जब स्टार्ट हुआ था 1951 तो 55 में, तो वहाँ पे वो दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस टाइम पे संजीव खन्ना आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और अभी 52nd चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया जो है वो अपॉइंट हुए हैं अभी, कल आई थिंक कल की न्यूज़ में था ये। द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर आपके पीयूष गोयल हैं, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। द रिसिप्टेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड ये सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है, इस बारी का जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। 33 द ब्लू रेवोल्यूशन, जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो पीसी कल्चर से, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। अब यहाँ पे और कुछ जैसे हॉर्टिकल्चर लिखा, हॉर्टिकल्चर बेसिकली जब आप स्टडी के पर्पज से प्लांट और फ्लावर्स वगैरह को करते हो तो उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर जो फ्लावर से रिलेटेड है, सेरिकल्चर जो आपके वॉर्म वगैरह से रिलेटेड होता है, बेसिकली वो सेरिकल्चर होता है। द टर्म ब्लड मून आपका ल्यूनर इक्लिप्स से रिलेटेड है। ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, ये हम देखेंगे बेहतर तरीके से, कभी अगर क्लास हुई तो आप लोग जरूर देखिएगा, हम आपको पिन कर देंगे। तो ल्यूनर इक्लिप्स से ये रिलेटेड है। ग्रीन प्लैनेट जो है वो यूरेनस, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस पाई जाती है। आपका जो ब्लू प्लैनेट है वो अर्थ है, और जो रेड प्लैनेट है वो आपका मार्स है, ठीक है, रेड प्लैनेट आपका मार्स है, ठीक है। और वीनस को सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है, और हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, तो कई सारे नाम हैं इसके। और ये मार्स को रेड इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे आयरन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो मैथ्स का अब्दुल्ला सर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सर, ये मैथ का सेक्शन है, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ और मैं इसे डिटेल सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप इसे अब जो है अपने आंसर्स को एक बार ज़रूर चेक कर लें। अब मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जा सकता क्योंकि टाइम भी कम होगा अब, और वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। पी की वैल्यू ये दी गई है और क्यू की वैल्यू दी गई है a² b², वेयर a एंड b आर द प्राइम्स नंबर्स, ठीक है। देन द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जैसे कि जो हम कॉमन लेते हैं उसके बाद जो बचता है उसको भी ले लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ए की यहाँ पे 1 पावर है, बी की 2 पावर है, यहाँ पे ए की 2 पावर है, बी की 1 पावर है, तो हाईएस्ट पावर को लेंगे। इन दोनों में ए कॉमन है, ए की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, और बी भी कॉमन है, बी की क्या पावर है 2 है, तो यानी कि a² b² होगा, तो बी इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। बी जिन लोगों ने किया होगा उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो ये तीनों लैंग्वेज में है, आप जिन बच्चों का मीडियम हिंदी है वो देख लें, आई थिंक ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। उर्दू वाले बच्चे भी आसानी के साथ देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। अगर 37 आप पुट √n दिया गया है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर, क्या है ये, इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर कब होगा, नेचुरल नंबर में हमारा जैसे 4 भी आता है, अगर √4 लेते तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी जो कि रैशनल होगी, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स हमारा 1 प्राइम नंबर नहीं याद रखेगा, अगर 1 प्राइम अगर होता तब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो सकता था। 2 है, 3 है, 5 है, जितने नंबर के अगर आप रूट लेंगे ये हमेशा इर्रेशनल होंगे, दैट मीन्स बी इज़ राइट आंसर। इसी तरह से इवन नंबर भी, जैसे इवन में आपने 4 ही लिया तो √4 2 के बराबर होगा, ऑड नंबर जैसे आप √9 लिया तो ये 3 के बराबर होगा, ये भी रैशनल हो जाएगा, दैट मीन्स बी इज़ राइट आंसर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई अगर कहीं डाउट होता है तो आप उससे ज़रूर पूछ सकते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मैंने सेवरल टाइम्स बताया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² bx + c, अगर एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल है तो a और c की वैल्यू क्या होती है, बराबर है। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे हमारे पास 5 है, और c क्या होता है, कांस्टेंट है, वो कि k है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यानी कि d इज़ राइट आंसर। आप इसे देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं दोबारा से भी लिख देता हूँ, डी इसका जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 39, द जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जीरोज हम कैसे निकालते हैं, ax + b को क्या पुट कर देंगे 0, यानी कि ax = हो जाएगा -b, x की वैल्यू हो जाएगी -b/a। इज़ देयर एनी ऑप्शन, -b/a, यानी कि c इज़ राइट आंसर। तो इसका c जो है वो राइट आंसर है। तो उसके क्वेश्चन नंबर 40 आप देखेंगे आप, ग्राफिकली द पेयर ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड द 2 लाइन विच आर, यानी कि आपको ये कंडीशन चेक करनी है, ये किसी बच्चे ने सॉल्व किया है। a1 की वैल्यू हमारी क्या है 6 है, और b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 के बराबर आ रही है। a1 ये हमने निकाला है a1/a2। अब हम फाइंड करेंगे b1/b2। b1 क्या है हमारा, b1 x y का जो कॉफिशिएंट होता है, यानी कि ये -3, b2 क्या है यहाँ की y का कॉफिशिएंट, यानी कि -1, ये भी वैल्यू हमारी 3 के बराबर है। जब कभी b a1/a2 बराबर आ जाता है b1/b2 के, देन हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, c1/c2। c1/c2 की वैल्यू क्या आएगी, c1 यानी कि कांस्टेंट टाइम, ये हमारा 10 है, ये हमारा 9 है, तो वी कैन से, ये कैंसिल भी नहीं हो रहा, वी कैन से दैट कि a1/a2 बराबर है हमारा b1/b2
B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2 के। अभी जस्ट आप लोगों ने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया, आपको ये पता होगा ये कंडीशन कौन सी होती है। अगर इक्वल होते तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और यहाँ पे C1 अपॉन C2 अगर डज नॉट इक्वल टू है तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो अब इसको हम देखेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ये नहीं हो सकता। इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ये भी नहीं हो सकता। 2 पॉइंट या इनफाइनाइटली मेनली दोनों सेम ही होता है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन भी नहीं होगी, यानी कि क्या होगी, ये पैरेलल होगी। यानी कि इस तरह से अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम दो लाइन का, तो अगर पैरेलल होता है तो उसका नो सोल्यूशन होता है, यानी कि डी इज राइट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 40। अब हमारा ये है इक्वल रूट। इक्वल रूट में क्या होता है, इक्वल रूट्स होता है तो यानी कि रियल भी है वो, तो डी की वैल्यू क्या होती है 0। डी हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि बी स्क्वायर इसमें सारा दिया ही गया है, और ये हो जाएगा हमारा 4ac। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही दिया गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डी की वैल्यू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है देन द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a। इज देयर एनी ऑप्शन, बी स्क्वायर अपॉन 4a, यानी कि ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी स्क्वायर अपॉन 4a। चेक कर लीजिएगा, कभी होता है कि मैंने सॉल्व किया कुछ ऑप्शन में गलती हो गई, दिमाग है, ह्यूमन बीइंग एरर कभी कभी हो जाती है ऑप्शन को टिक करने में, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा या मुझे कमेंट कर दीजिएगा सर आपने इस क्वेश्चन में गलती से इस ऑप्शन को कर दिया, तो मैं उसे ठीक भी कर दूंगा। 42 क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर हम कैसे निकालते हैं, हम डी को डी फाइंड करते हैं। डी क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी उसी के ऊपर रूट डिपेंड करेगा। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा 36 माइनस 4a की वैल्यू क्या है हमारी 9 है, सी की वैल्यू क्या है -2 है, तो ये 36 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कुछ भी आएगा आप देखिए क्या होगा, 4 2 8 8 9 कितना हो गया हमारा 72। इसको अगर आप ऐड करेंगे, हालांकि करने की ज़रूरत नहीं है सब, ये 7 और प्लस 3, 7 और 3 कितना हो गया 6 + 2 8 और ये हो गया 10, 108। 108 ये हमारा ग्रेटर देन क्या है 0 है। अगर डी की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होती है तो रूट्स होता है रियल और इक्वल, रिपीटेड रूट से हम कहते हैं। और डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, रियल तो होगा लेकिन ये दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे। तो नो रियल रूट्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 2 इक्वल रियल रूट्स ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और मोर देन 2 रियल रूट्स होता है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं। तो यानी कि 42 का जो आंसर होगा वो डी इज़ राइट आंसर। ये सॉरी मैंने इस पर सर्कल गलती से कर दिया है, मैंने आंसर आपको सही बताया तो इसे आप ठीक कर लें। और इसका जो आंसर होगा वो मैंने यहाँ पे टिक किया, लेकिन यहाँ पे सर्कल बनाने मैंने गलती कर दी, यानी कि इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का सी इज़ राइट आंसर। और 43 क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 43 क्वेश्चन अगर आप इसका निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP इज़। अब AN देखिए फार्मूला लिखा हुआ, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। AN की वैल्यू यहाँ पे बच्चे ने लिखी है 139। A हमारा फर्स्ट टर्म होता है 7 है -1। D की वैल्यू इसका डिफरेंस होता है, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिखा गया है। अब इसमें से 7 अगर आप माइनस करेंगे तो 132 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने में 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, 1 बचा, 4 3 12, 1 इधर आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34। तो ये इसका 35 गलत किया है बच्चे ने, तो इसका 34 इज़ द राइट आंसर। देखिए अब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चों को आता नहीं है। एक्चुअली में जिस बच्चे ने यहाँ तक कर लिया, यहाँ पे गलती क्यों हो रही है, एक्चुअली में एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से बच्चे जो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो उस प्रेशर को आपको कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, इन फ्यूचर आपको और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने होंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जॉब के एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको कभी भी नर्वस नहीं होना है। आपको अपना पेशेंस बरकरार रखना है, बिल्कुल कूल रहेंगे, जितना कूल रहेंगे उतना ही पेपर आपका बेटर होगा। तो ये था क्वेश्चन हो गया। 44 क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं हम लोग। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 किसका है, मल्टीपल्स ऑफ 3। आप इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो पहला मल्टीपल्स क्या होगा 3, मैं से ओरली भी कर आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 15 आएगा। 1 2 3 4 5 ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए। आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आप 3 कॉमन ले लेते, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर लेते। कभी 5 का मल्टीपल्स आता है तो आप 5 कॉमन ले लें, 6 का मल्टीपल आता है 6 कॉमन ले लें। तो द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3।
आपको कुछ AP GP कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप यहाँ पे 3 करते और 1 से लेकर के 5 तक का सम अगर आपको पहले से अगर आप पता है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये होता है 15, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45। तो 45 इज़ द राइट आंसर, यानी कि बी इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको सबको अगर जैसे बच्चे के पास बहुत टाइम बच गया तो आप ऐड भी कर सकते थे, तो तभी भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इन द रेशियो। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो। तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे जब भी हम कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं तो उसकी एक्स की वैल्यू होती है और वाई क्या होता है 0। तो हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऑब्वियस y के स्पेस में हम 0 पुट करेंगे। रेशियो हमारा m1 है तो m1 के साथ y2 लेंगे। ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो यानी कि ये हो जाएगा m1 इंटू 6 प्लस m2 की वैल्यू y1 की वैल्यू क्या है -3 है, और ये हमारा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 0 आ गया, ये हो गया हमारे पास 6m1 माइनस 3m2। तो 6m को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा -3m2। वी नीड टू फाइंड द रेशियो, दैट मीन्स m1 अपॉन m2 -3 अपॉन -6, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 1:2। इज देयर एनी ऑप्शन? सी इज़ राइट आंसर। देखिए एग्जामिनेशन में मैंने देखा अक्सर बच्चे क्या होता है ना, सॉल्व किया सी और एमआर शीट पे जब जाते हैं तो वो डी पे टिक कर देते हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड्स बेटर होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया 45 का सी। चलिए जल्दी से 46 कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत बैलेंस बनाया है, बहुत ही ईजी है, मैथ का सेक्शन स्पेशली बहुत ईजी है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन, आपको पता है ओरिजिन से जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस जो होते हैं विद इन रूट साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। इसे आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा √61। इज देयर एनी ऑप्शन? डी इज राइट आंसर, यानी कि अंडर रूट 61 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47 क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी के साथ इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए क्वेश्चन को मैंने कितनी बार कहा है बच्चों से, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं बहुत करेक्टली रीड करना चाहिए। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इफ़ टू ट्राइंगल्स DEF, हम ट्राइंगल जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ये D ले लेते हैं, इस पॉइंट को E ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम F ले लेते हैं, और PQR। तो एंगल D जो है हमारा, एंगल D जो किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। तो हमने यहाँ पे सिंगल आर्क बनाया है, यहाँ पे सिंगल आर्क, और यहाँ पे भी हम सिंगल आर्क ही बनाएंगे। और एंगल R जो है हमारा वो एंगल E के बराबर है, तो इस पर हम डबल वो बना लेते हैं, R किसके है, E के बराबर है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देखिए ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं। तो EF अपॉन RP जो हो जाएगा, EF यानी कि डबल आर्क को जोड़ने वाली जो साइड है हमारी EF, और यहाँ पे डबल आर्क को जोड़ने वाली साइड ये है डबल आर्क, और जो नॉन यानी कि EF को जोड़ने वाली साइड तो क्या हो जाएगी, PR हो जाएगा, EF अपॉन PR। और DE अपॉन DE अगर लेते हैं, सिंगल आर को जोड़ने वाली डबल आर को जोड़ने वाली साइड हमारी क्या है, QR है। तो यानी कि ये भी सही है हमारा, और ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। अगर आप चेक कर पा रहे होंगे, D इसमें जो है वो रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक कर लिया है, D इसका राइट आंसर। 48 क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैथ का नो डाउट बहुत इजी है, कुछ भी ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। अगर जस्ट आपने रिवाइज भी किया अच्छी तरह से तो आप आसानी के साथ सारे क्वेश्चन कर सकते थे। इफ़ TP एंड TQ ऑफ द टू टेंजेंट टू ए सर्किल विद द सेंटर O, एक ये सेंटर है जो O है, TP एंड TQ दो टेंजेंट्स हैं हमारी, ये एक ले ले जो कि ये पॉइंट T है, और दूसरा हमने क्या ले लिया, ये TQ, TP और ये हो गया हमारा TQ, दो टेंजेंट्स है टू ए सर्किल विद द सेंटर O, सो दैट वाला एंगल, सो दैट एंगल POQ, एंगल POQ ये एंगल हमारा कितना है, 110 डिग्री है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है PTQ फाइंड करना है। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है,
और ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। आपको पता है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड द रेडियस ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 हो गया, यानी कि 180 हो गया। अब इस दोनों एंगल का सम भी हमें कितना चाहिए, 180 चाहिए। तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो इज देयर एनी ऑप्शन? 110 में अगर आप 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा। देखिए 110 और ये 70 अगर आप जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री है। तो किसी भी कोऑर्डिनेटर में 4 एंगल्स का अगर सम हम निकालते हैं वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो ये 180 हो गया, तो इसका भी सम 180 ही होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। बी इज़ राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल from the point P which is 13 centimeter away from the center is 12 centimeter. The diameter of the circle, obvious ये 13 है, ये 12 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो डायमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। आप फिगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझ लें। ये हमारा एक सर्किल है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल फ्रॉम द पॉइंट P which is 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितना है, ये 13 सेंटीमीटर है। और ये जो वो है हमारी जो टेंजेंट है ये कितना है, 12 है। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे। ओबियस अभी जस्ट मैंने बताया है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और डायमीटर जस्ट डबल होता है, 5 × 5 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ए इज़ राइट आंसर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं। ये तो और भी ईजी है। आप इसकी वैल्यू को बस आप इसमें पुट आप करते हुए चले जाइए, आसानी के साथ आप इसका आंसर जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो एक्स ही फाइंड करना है। एक्स tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री होता है √3। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। sin 60 की वैल्यू √3/2। और cot 60, अब देखिए जो आपको tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है। tan 60 की वैल्यू अभी जस्ट आपने लिखा है √3, तो cot 60 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा राइट साइड में 1 आ गया है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। तो 1/√3 ये किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो अब आपको देखना है। देखिए sin 30 क्या होता है 1/2 होता है। cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है। tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो डैट मीन्स tan 30 की वैल्यू जो हो जाएगी 1/√3। सी इज राइट आंसर। 51 ये भी हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, बी पे, और ए हम यहाँ भी ले सकते हैं और ऊपर भी ले सकते हैं। हमने ए बी यहाँ ले लिया तो सी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो एंगल बी पे राइट एंगल है। साइन ए की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो साइन ए की वैल्यू दिया है 7/25। साइन ए यानी कि इसके सामने वाली साइड, साइन सामने कॉस पास, ये याद रखना चाहिए। तो ए के सामने वाली साइड ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 25। ऑब्वियस अगर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको पता होगी तो ये साइड कितनी होगी, 24। देन द कॉस सी वैल्यू पूछा है। कॉस सी, कॉस पास, जिस एंगल के लिए कॉस निकालना उसके पास वाली साइड, और हाइपोटेन्यूज हमेशा डिवाइड होता है। तो कितना हो जाएगा, 7/25। इज देयर एनी ऑप्शन? बी इज राइट आंसर। तो इसका बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 52। ये भी बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ ए टावर इज 100/√3 मीटर। जो हाइट है वो टावर की हाइट जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 100/√3 दिया गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अवे, यहाँ से 100 मीटर अवे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये पूछा है। ई फॉर अर्थ होता है, ई फॉर एलिवेशन, नीचे से ऊपर जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट इज, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। तो इस साइड के लिए इस साइड में इस एंगल के लिए क्या रिलेशन लेते हैं, tan। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा 100/√3 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100/√3, ये 100 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/√3 ये वैल्यू आपको पता है, ये होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। इज देयर एनी ऑप्शन? डी इज राइट आंसर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आए हैं, आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। द एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर डी। देखिए ये है हमारा डायमीटर क्या है, डी दिया गया है। ऑब्वियस राइट रेडियस क्या हो जाएगी, d/2।
डायमीटर का हाफ होता है। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर हमें निकालना है, सेमी सर्कल के एरिया को डैश मान लेते हैं, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई के फॉर्म में दिया है, पाई की वैल्यू को एज सच ऐसे ही रहने देंगे। डी आर क्या है हमारा, d/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया पाई, ये हो जाएगा d²/4। तो 4 2 ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/8 पाई d²। इज देयर एनी ऑप्शन, यानी कि नीचे 8 चाहिए, नीचे 8 इसी ऑप्शन में है, और पाई d², यानी कि सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5 देन द रेशियो ऑफ द रेडियाई। याद रखिएगा, जो सर्कमफ्रेंस का रेशियोज होता है वही रेशियो हमारा क्या होता है, रेडियाई का भी होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा देखिए 4:5 कहीं दिया गया, तो यानी कि डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 55। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज दिस, इट्स रेडियस। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ लिया कीजिए, कभी स्फीयर लिखा है आपने हेमिस्फीयर पढ़ लिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू दी है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 को 4 ही रहने देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 616, यानी कि आर स्क्वायर जो हो जाएगा 616 × 7 डिवाइडेड बाई हमारा 4 हो जाएगा एंड 22। ऑब्वियसली 11 से कट जाएगा, 11 2 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, उसके बाद 6 बचेगा, तो 11 6 66, उसके बाद 4 2 8 8 7 यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगी 7। क्या फाइंड करना है, रेडियस ही फाइंड करना है, तो 7 सेंटीमीटर, यानी कि ए इज राइट आंसर। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं, आपने डेफिनेटली कर लिया होगा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 16 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है हमें, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, किसका, राइट सर्कुलर कोन का फाइंड करना है। तो राइट सर्कुलर कोन हमारा ये हो गया, जिसकी हाइट यानी कि h दिया गया है 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 16 है, तो यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 8। ये 15 है, ये 8 है, ओबियस l जो हो जाएगा वो 17 होगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट बहुत काम आती है, अगर आपको याद है तो आप बहुत टाइम बचा सकते हैं। और आपको पता है कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल। तो पाई के फॉर्म में आंसर दिया गया है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आर एल की वैल्यू कितनी होगी 17। अब आपको 17 8 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो 17 8 136, तो यानी कि पाई हो जाएगा 136, तो यानी कि सी इज राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत आप आसानी के साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57। इन ए सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मॉड दिया गया है। आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन की वैल्यू दी गई, मीन की वैल्यू क्या है 10.5 दिया गया है, और मीडियन जो दिया गया वो 12 है। क्या फाइंड करना है, मॉड। फट से आप इस पर आपको क्या करना है, इंपीरियल रिलेशन का फार्मूला लगा देना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आसानी के साथ आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, डी। तो अगर हमें मॉड फाइंड करना है तो क्या होता है, आप लोग रिकॉल करें, मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको मॉड फाइंड करना। तो इसमें जो है आपको मीडियन जो दी गई वो कितनी दी गई 12 दिया गया है, और मीन जो दिया गया है वो 10.5। तो 12 3 कितना होता है 36, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। 6 में से 1 जाएगा 5, 1 यानी कि 15। डी इज राइट आंसर। तो इंपीरियल रिलेशन अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। अगर आपको थ्योरी आपने क्लास में अगर आपने पढ़ी होगी, आपको सर ने पढ़ाया होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी ऑब्जर्वेशन को, या प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द ईच ऑब्जर्वेशन थ्रू स्टैटिकल डेटा इज इंक्रीज बाई 3 देन द मीन ऑफ द डेटा ऑल्सो विल इंक्रीज बाई 3। इंक्रीज किया जाएगा तो उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा तो उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज सेलेक्टेड इज द मल्टीपल ऑफ 5। 1 से 25 लिखेंगे, टोटल नंबर 25 हो जाएंगे। 5 के मल्टीपल्स यानी कि एक 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा 20 आएगा, फिर 25। तो कितने हैं 1 2 3 4 5।
तो हमें क्या निकालना है, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड ऑफ द मल्टीपल ऑफ 5, तो ये हो गया 5/25, दिस गिव अस 1/5। इज देयर एनी ऑप्शन? ए इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नॉट ए क्वीन। क्वीन जो होता है आपको पता होगा 4 होती है, 4 अगर उसमें से निकाल दें, टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 48। इसी अब हम इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है, या आप ये भी कर सकते थे, क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकाल करके 1 से माइनस कर सकते थे, लेकिन ये भी तरीका सही, ये भी कर सकते हैं। ए कार्ड इज डाउन फ्रॉम द 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट ए क्वीन, तो ये हो जाएगा सॉरी नीचे क्या लिखेंगे, टोटल कार्ड हमारे कितने थे 52, इसी को आप सिंप्लीफाई कर लें, आसानी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ये 52 जो होता है बेसिकली आपका क्या होता है 4 × 13, तो 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो यानी कि 12/13। इज देयर एनी ऑप्शन? सी इज राइट आंसर। ये हमारे मैथ के क्वेश्चन थे अप टू 50 तक। नेक्स्ट जो है आपका सोशल साइंस है, फिर से सर कंटिन्यू करेंगे और आपको एग्जैक्ट आंसर बताएंगे। ये आंसर हम लोग डिटेल इसका सोल्यूशन बता रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिए और अपनी आंसर कीज़ आप ज़रूर चेक करें और चेक करके हमें ज़रूर मैसेज करें कि आपने कितना सॉल्व किया है। तो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। अब सर कंटिन्यू करेंगे। हम सोशल साइंस जो है वो हम देखते हैं, जो 40 क्वेश्चन है। हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रेंड्स, जो कि अगर हम बात करें सोशल साइंस तो पेपर काफ़ी ईजी था, टफ नहीं था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया है आर्ट्स वगैरह का तो वहीं से सब कॉपी था, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं थी इसमें। हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट यूरोप कैचेस अ कोल्ड, ये मैटरनिच ने कहा था। मैटरनिच ने कहा था कि जब फ्रांस स्नीज करता है तो पूरी यूरोप को जुकाम हो जाता है। गुसिम मदनी फाउंडेड द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप। यंग यूरोप 3 जगह पे बना था, ठीक है, इटली में भी बना था, आपका जर्मनी पोलैंड में भी बना था, तो वैसे बर्ने है, यहाँ पे क्या है बर्ने है। द एलेगोरी ऑफ जर्मन नेशन हु वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स वाज अ जर्मेनिया, उनको क्या है जर्मेनिया। एंड क्वेश्चन 64 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन इंडिया वर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो देयर वॉज ए स्प्रेड वाइड स्प्रेड एंगर इन विलेज ड्यू टू द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, बिल्कुल ये सही है। एंड कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज, ये भी सही है। इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव मेंशन टुक प्लेस इन, ये ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। what was one of the main reason behind महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत मूवमेंट। अगर हम खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं 1920 में स्टार्ट हुआ था, जो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की से खलीफा का जो पोस्ट है वो डिसमिस कर दिया गया था। तो बेसिकली हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट जो सैयद ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, वो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। बाबा रामचंद्र सन्यासी वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बाबा रामचंद्र सन्यासी तो वो पीजेंट मूवमेंट जो अवध में हुआ था उसके लीडर थे। हु इज़ द अदर ऑफ हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। जिन्होंने हमारी क्लास ली है, जिन्होंने हमसे पढ़ा था, उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन हमने कितनी बार किए थे, क्योंकि हमारा जो पहला फोकस होता है आपको अच्छे से कहाँ कहाँ से बन सकता है वो हम अच्छे से मॉडिफाई करके लेके आते हैं, हम वहीं से करवाते हैं। ये सब क्वेश्चन जिन्होंने हमसे क्लास किया उन्हें बेहतर पता है कि ये सब क्वेश्चन करवाए गए हैं। मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज etc वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर। अब अमेरिका की डिस्कवर किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। जो निकले तो थे इंडिया के लिए, लेकिन वो गलती से कहाँ पहुँच जाते हैं? अमेरिका पहुँच जाते हैं, तो उन्हें माना जाता है वॉज द फाउंडर ऑफ अमेरिका। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना में स्टार्ट हुई थी। अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना में स्टार्ट हुई थी। एंड फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। ये बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जापान में, बुद्धिस्ट मिशनरीज ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीन्स एंड लोड्स। टिन, कॉपर, जिंक और लेड पाया जाता है। क्या पाया? टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज राइस कल्टिवेशन। राइस कल्टिवेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होता है, और आपको हीट भी चाहिए होती है, मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। विच ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन अ सिंथेटिक वे इन 1960? क्लब ऑफ रोम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट।
वेयर वॉज द कल्टिवेशन ऑफ अरेबिका कॉफ़ी इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो अरेबिका है वो बाबा बुदान हिल्स जो कि कर्नाटका में, अरेबिका हो गया, अरोबिका हो गया, ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ हैं जो बेसिकली कर्नाटका में ही पाए जाते हैं। व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। इसमें ओवर ग्रेजिंग है। अगर आपसे पंजाब पूछा जाएगा ना तो वो ओवर इरिगेशन की वजह से है। पंजाब में ओवर इरिगेशन है और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग की वजह से है। विच स्टेट हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। आप कूनो ले लो, आप पेंच ले लो, ठीक है, कूनो, पेंच, कान्हा, ठीक है, कई सारे नेशनल पार्क वहाँ पे। विच स्टेट आर नोन फॉर ग्रोइंग 3 क्रॉप ऑफ पैडी। पैडी मतलब जो राइस का क्रॉप होता है, वो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी और वहीं पे लाइक वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो यहीं पे सबसे ज़्यादा पैडी होगा। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM था, उनका इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहते थे। जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट था उसमें वो इन्वॉल्व करना चाहते थे। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन। ये सबको, जितने भी गरीब लोग हैं, गांव के इलाके हैं, वहाँ पे रूरल एरिया में वाटर टैप सप्लाई प्रोवाइड करना है, जल जीवन मिशन, ठीक है। 2015 में लॉन्च हुआ था ये। विच माइन इन कर्नाटका इज 100% एक्सपोर्ट। कुदेरमुख कर्नाटका में जो माइन है वो 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ बेसिक और की इंडस्ट्री। जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज होती हैं उनका होता है टू सप्लाई दियर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। इन बेल्जियम, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर, वो क्या है? बुद्धिस्ट हैं। सिंगला पीपल क्या है? बुद्धिस्ट है। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, ठीक है, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। जैसे इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आप 73rd 74th अमेंडमेंट देखेंगे तो लोकल बॉडीज है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। हु हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन रेसिडुअल। रेसिडुअल लिस्ट पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। देखो, एक होता है होल्डिंग टुगेदर, एक होता है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल आपका USA, होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल आपका इंडिया। द सिस्टम इन विच फादर इज नोन एज द हेड ऑफ फैमिली, उसे हायरार्ची बोलते हैं, सॉरी पैट्रियार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैट्रियार्ची बोलते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी उसे बोलते हैं, ठीक है, पैट्रियार्कल। स्पेस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, उसे पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। ऑप्शन बी। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ 2-party सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक क्या होते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट एंड मे नॉट बी वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ये सारे ऑप्शन सही, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। Who among the following is likely to prioritize more days of work and better wages as their developmental goal? जो लैंडलेस रूरल लेबरर हैं उनको, ठीक है, लैंडलेस रूरल लेबरर। What is the per capita income threshold for a country to be classified as high income or rich as per the World Development Report? इसमें जो ऑप्शन, जो मैंने अगर पूरी रिपोर्ट भी डाउनलोड किया था उसे मैंने पढ़ के देखा, तो जहाँ तक मुझे समझ आया 49,300 है। बाकी कुछ लोग हैं जो कुछ और भी समझ रहे हैं, पर जहाँ तक मैंने रिपोर्ट में देखा था $49,300 पर एनम। एंड व्हाट आर द 2 इंडिकेटर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम दैट आर वाइडली यूज्ड टू मेजर डेवलपमेंट। अब जो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए पहले क्या बोला जाता था, जो महबूबुल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो उन्होंने बताया था, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, 1990s के आसपास में उन्होंने बताया था, तो UNDP से रिलीज़ करता है। तो उन्होंने कहा था उस टाइम पे रोटी, कपड़ा और मकान, ये कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन इसमें हेल्थ और एजुकेशन बाद में ऐड कर दिया गया था। तो हेल्थ एंड एजुकेशन और ऑल्सो द इंडिकेटर।
व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट नहीं फाइनल गुड्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो पहला वाला गलत हो गया। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर इज नोन एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। According to the study of Niti Aayog, how many additional people can be employed every year if tourism is 35 लाख people हर साल एम्प्लॉयमेंट को पा सकते हैं अगर हमने अपने टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव कर लिया तो 35 लाख पीपल। What happens if the government fails to provide employment under मनरेगा 2000। अब ये जो MG नरेगा है ना, ये पहले नाम नहीं था, पहले सिर्फ नरेगा नाम था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। बाद में महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर 2009 को ऐड किया गया था। इसका जो महात्मा गांधी नाम ऐड किया गया था वो 2 अक्टूबर 2009 को ऐड किया गया था। अगर उनको काम नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, गवर्नमेंट को पैसे देने ही पड़ेंगे। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का जो बार्टर सिस्टम मतलब कि आप यूँ समझो कि आपको अगर एक सामान खरीदना है तो आप उसके बदले में दूसरा सामान देंगे, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसका जो मेन प्रॉब्लम था ना कि अगर मुझे वो सामान चाहिए तो उस बंदे को भी वो सामान चाहिए जो मेरे पास होना चाहिए ना, तभी तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब रुपए में क्या, मनी में क्या है कि हर किसी को पैसा चाहिए, ठीक है, तो इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है, पैसा हर किसी को चाहिए लेकिन सामान हर किसी को नहीं चाहिए होता है, तो इसे बोलते हैं इट रिक्वायर्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। वाई डू पीपल डिपॉजिट दियर एक्स्ट्रा कैश इन बैंक टू अर्न इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे, टू कीप देयर मनी सेफ बिल्कुल, टू विदड्रॉ मनी एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन 100, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज MNC and small producers in industries such as garments and footwear। The MNCs place order with the small producer and sell the products under their own brand, ये भी है। मतलब ये बेसिकली क्या है, जो MNCs होती हैं वो छोटे जो डेवलपर्स होते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, उनसे सामान बनवा लेते हैं, बाद में अपना टैग लगा के बेचते हैं, ठीक है, यही मेन काम होता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, माइट पॉसिबल कुछ एरर्स हो सकते हैं बट आई डोंट थिंक कि होंगे, अगर होते हैं तो हम आपको अपडेट ज़रूर कर देंगे। और ये फाइनल आंसर की नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से बनाया, माइट पॉसिबल जामिया वाले एक आधा क्वेश्चन में कुछ और मान सकते हैं बट जहाँ तक हमें उम्मीद है यही मानेंगे, अगर कोई ऐसे चेंजेस आते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।